प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 8 कन्यादान का अध्ययन करेंगे। कन्यादान पाठ के कविवर हैं ऋतुराज। पाठ पढ़ने से पहले एक परिचय कवि ऋतुराज के बारे में। हिंदी साहित्य के मुखर कवि जिन्होंने समाज की आंखों देखी विषमताओं का चित्रण अपने साहित्य में किया, उनका जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब वे सेवानिवृत्ति लेकर जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए की लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई, अर्थात इनकी भाषा अति सहज एवं सरल है। सरल भाषा में कवि ने अपने गंभीर भावों को उकेरा है। प्रस्तुत कविता कन्यादान में कवि ऋतुराज ने पुत्री के कन्यादान का वर्णन किया है कि जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके जीवन की सारी जमा पूंजी उससे दूर चली जा रही है। फिर उसे पुत्री मोह इस बात से भयभीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है, कहीं उसे कुछ परेशानी न हो या उसे कोई अत्याचार न सहना पड़े। इन सब से चिंतित माँ अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाती है। बेटी के जीवन में आने वाले दुखों का सोचकर उसे सचेत करती है। कविता में कवि ने लड़कियों को समाज में परंपरागत आदर्श रूप से हट कर रहने को कहा है। कवि का मानना है कि कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। इस कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। कविता प्रारंभ होती है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। प्रस्तुत कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। बेटियां ब्याह के बाद पराई हो जाती है। जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़े करते हैं, वह शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य हो जाती है। इसलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कन्या विवाह के बाद बेटी को उसके ससुराल भेजते समय माँ की अंतर्वेदना को चित्रित किया गया है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि कहता है कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख बहुत ही वास्तविक था, स्वाभाविक था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। बेटी सबसे अधिक निकटता अपनी माँ के साथ रखती है, या यूँ कह सकते हैं कि माँ के सबसे अधिक निकट उसकी बेटी होती है। वह माँ के सुख दुख की साथी थी, इसलिए वह माँ की आखिरी पूंजी की तरह थी।
माँ को इस बात की चिंता थी कि दुनियादारी से अपरिचित उसकी भोली भाली बेटी भावी जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करेगी। कन्यादान करते समय माँ यह अनुभव कर रही थी कि बेटी के चले जाने के बाद वह एकदम अकेली हो जाएगी, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी है जो आज उससे दूर जा रही है। वह अपने जीवन के संचित सारे अनुभव अपनी पुत्री को सौंप देती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, इतनी भोली और सरल थी, अर्थात वह बड़ी तो हो गई थी लेकिन उसमें अभी भी दुनियादारी की पूरी समझ नहीं थी। वह इतनी भोली थी कि उसे खुशियाँ मनाना तो आता था, लेकिन यह नहीं पता कि दुखों का सामना कैसे किया जाता है। यानी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। लड़की अभी समझदार नहीं थी, वह भोली और सरल स्वभाव वाली थी। उसे अभी सांसारिक व्यवहार का, दुनिया के स्वार्थी पक्ष का ज्ञान नहीं था। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसे विवाह के सुखों का कुछ कुछ एहसास तो था, किंतु वैवाहिक जीवन के झंझटों व दुखों का कोई ज्ञान नहीं था। अर्थात उसे सुख में छिपे दुखों की समझ अभी नहीं थी। उसे तो वैवाहिक जीवन के अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था। पाठी खाती व धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। उपर्युक्त पंक्तियों से लगता है कि बालिका सरल और भोली है, उसे जीवन का कोई अनुभव नहीं है। जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में अंधेरा भी छिपा होता है परंतु वह नजर नहीं आता, उसी प्रकार बालिका को सुखों में छिपे दुखों का एहसास नहीं है। वह विवाह के काल्पनिक सुखों में मग्न है। उसने जीवन रूपी कविता की कुछ लयबद्ध और तुकों वाली सुंदर पंक्तियां ही पढ़ी है, परंतु उनका भाव अभी गहराई से नहीं समझा है। अभी वह विवाहित जीवन के कठोर यथार्थों से अपरिचित है। अर्थात जीवन के बाहरी रूपों से तो उसका परिचय है, किंतु जीवन क्षेत्र की वास्तविकता से वह अभी अपरिचित ही है। आगे माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पे मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। इसका तात्पर्य यह है कि माँ कहती है कि दर्पण में अपने चेहरे को देखकर अपने चेहरे की सुंदरता देखते हुए प्रसन्न मत हो जाना। इस बात से तात्पर्य यह है कि मुख की जिस सुंदरता और कोमलता पर स्त्री स्वयं को गौरवान्वित समझती है, वह उसके लिए बंधन का कारण बन जाती है, क्योंकि लोग इसे स्त्री की कमजोरी समझते हैं और उसी का लाभ उठाकर उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं और अनैतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज की पुत्र वधू को जलाकर मार देने के घिनौने कृत्य की ओर संकेत किया गया है। मांगे पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोग अपनी पुत्र वधू को जलाकर मार देने का घिनौना आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं कथन के माध्यम से माँ अपनी बेटी को विषम परिस्थितियों में भी डटकर जूझने की प्रेरणा देना चाहती है। विवाह के उपरांत स्त्री को कई बंधनों, परिस्थितियों तथा वैवाहिक पारिवारिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में आंख से जलने अर्थात आत्महत्या जैसी सोच भी उसे नहीं रखनी है। कई लड़कियों को कम दहेज या किन्हीं अन्य कारणों से जलाया जाता है। माँ अपनी बेटी को शोषण की ऐसी प्रवृत्ति से परिचित कराना चाहती है कि हर परिस्थिति का डटकर सामना किया जाना चाहिए। इसलिए माँ बेटी को सचेत कर रही है कि अन्याय और अत्याचार के सामने स्वयं की सुरक्षा पर कभी आँच न आने देना। वस्त्र और आभूषण
शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने आभूषण प्रिय नारी जगत पर व्यंग किया है और उसे सावधान किया है कि शब्द जाल की तरह ही वस्त्र आभूषण भी नारी को किस प्रकार भ्रमित करते हैं और नारी आभूषणों के लालच में अपना शोषण करा बैठती है, क्योंकि नववधु इसके आकर्षण में फंसकर मुग्ध हो जाती है। इसी की आड़ में ससुराल वाले उसका शोषण करते हैं, इसलिए इन्हें शाब्दिक भ्रम की तरह ही भ्रम कहा गया है। आगे माँ कहती है कि माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। पंक्तियों के माध्यम से माँ कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ के इन शब्दों में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। नारी में ही कोमलता, सुंदरता, शालीनता, ममता, सहन शक्ति आदि गुण अधिकता से होते हैं। ये गुण ही परिवार को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए माँ ने कहा कि उसका लड़की होना आवश्यक है। उसमें आज की सामाजिक स्थितियों का सामना करने का साहस भी होना चाहिए। उसमें सहजता और सचेत रहने के गुण भी होने चाहिए। उसे दब्बू और डरपोक बनकर नहीं जीना है। इसलिए लड़कियों के स्वाभाविक गुण तो उसमें हो, परंतु कोई सरलता से उसे डरा धमका सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार माँ ने अपनी बेटी से लड़कियों के स्वाभाविक गुण जैसे त्याग, मोह, ममता, उपकार आदि अपने अंदर समाहित रखने के लिए कहा। माँ अपनी बेटी को नारी शक्ति से भी पूरी तरह परिचित कराना चाहती है, इसलिए कहती है, लड़की होना परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात नववधु में सरलता, कोमलता आदि भाव तो होने चाहिए, पर साथ ही उसे सावधानी भी बरतनी चाहिए कि इन गुणों को कमजोरी समझकर दुनिया वाले उस पर कोई अत्याचार न कर सके। इस प्रकार कन्यादान कविता में ऋतुराज ने लड़कियों की दशा का चित्रण किया है। कन्या एक स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली प्राणी है, परंतु उसकी अपनी कमजोरियां तथा समाज की चालाकी उसे एक बंधनग्रस्त नारी का रूप दे देते हैं। उसकी कोमलता को उसकी कमजोरी बनाया जाता है। वस्त्र आभूषण का मोह भी उसको आगे बढ़ने से रोकता है। कविता का उद्देश्य समाज की इस कुटिल मनोदशा पर प्रकाश डालने के साथ साथ लड़कियों को सचेत और सावधान करना भी है, जिससे वह किसी तरह के बंधनों में न फंसकर सजग सचेष्ट होकर समाज के निर्णय में योगदान करें। धन्यवाद।